अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी निशान क्या होगा? बल्ला मिलेगा या किसी और निशान को पहचान बनाना पड़ेगा? पीटीआई के पास आज के दिन तक इस बुनियादी सवाल का जवाब भी नहीं है। मसाइब से घबराई तहरीक इंसाफ कभी इस दर जाती है, कभी वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कहीं से भी हतमी और तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। और आज तहरीक इंसाफ एक और दुश्वारी का शिकार हो चुकी है। पार्टी के बानी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इन्हें 3 साल की कैद सुनाई थी और 1 लाख रुपए जुर्माना किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। इस पर बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त में इनकी इस्तदा मंजूर करते हुए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की 3 साल कैद की सजा मुअत्तल कर दी थी। और अब सजा तो मुअत्तल हो गई थी, लेकिन सेशन कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार था। फैसला बरकरार था तो नाअहली भी बरकरार थी। तो बानी पीटीआई ने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा कि सेशन कोर्ट का मुकम्मल फैसला ही मुअत्तल किया जाए ताकि बानी पीटीआई की नाअहली खत्म हो सके। इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या फिर तरमीम की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सजा तो मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सजा मुस्तरद कर दी। मतलब यह हुआ कि तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा बेशक मुअत्तल है, लेकिन सेशन कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार है और इस फैसले की बुनियाद पर बानी पीटीआई की नाअहली भी बरकरार है और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस सिलसिले की दूसरी पेशरफ्त यह है कि इंतखाबात में हमवार मैदान न मिलने की शिकायत लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन और 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है, इनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक दिया जाए। तहरीक इंसाफ की तीसरी और अहम मुश्किल यह है कि कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है और आज तक तहरीक इंसाफ को यह भी नहीं पता कि इसके उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के अंदर इंतखाबात पर एतराज करते हुए इन्हें कल अदम करार दिया था। नए इंतखाबात न होने की सूरत बल्ले का निशान वापस लेने की तंबीह की थी। जब पीटीआई ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो दरख्वास्त गुजारों ने इस इलेक्शन पर भी एतराज कर दिया और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्तें सुनी, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सुना और फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन कमीशन अपना महफूज किया गया फैसला जल्द अज जल्द सुनाए। इसके लिए आज तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। बैरिस्टर गौहर अली ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि अगर कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। मैंने अदालत से यह कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में है तो क्या हम यहां से कोई हुक्म दे सकते हैं? अदालत ने यह भी पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फाल है तो आपने वहां से रुजू क्यों नहीं किया? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने दलाइल दिए, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ है, नताइज तब शाया किए जाते हैं जब कमीशन मुतमईन हो। जस्टिस अतीक शाह ने पूछा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किससे मुतनाज़ बनाए? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें जमा कराई गईं। जस्टिस अतीक ने पूछा, जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी क्या वो पीटीआई का हिस्सा है? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, दरख्वास्त गुजारों ने लेटर नहीं लगाए, उन्होंने इंतखाबात के नताइज शाया न होने को चैलेंज किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है, ये इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, जल्द कोई ऑर्डर कर दें क्योंकि कल आखिरी रोज है। इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर से पहले फैसले का हुक्म दे दिया है और 22 दिसंबर कल है। इस तमाम मामले पर 5 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, क्या हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला जारी करने का हुक्म दे सकती है? दूसरा सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दोबारा कलअदम करार देता है तो फिर क्या होगा? क्या यह भी हो सकता है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से ही रोक दिया जाए?
तीसरा सवाल, अगर पीटीआई को सिर्फ बल्ले के निशान से महरूम किया जाता है तो फिर पार्टी का लाहेअमल क्या होगा? एरवाई के मुताबिक 9 मई हमलों में मुलव्विस 60 पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अदालत से रुजू कर चुकी है। तो चौथा सवाल यह है कि अगर 60 रहनुमा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो पीटीआई के पास क्या मुतबादिल है? ये शिकायत भी सामने आई हैं कि कागजात नामजदगी हासिल करने वाले चंद पीटीआई रहनुमाओं से वो फॉर्म भी छीन लिए गए। पांचवा सवाल यह है कि इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए पीटीआई क्या हिकमत अमली अपनाएगी? बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त मारूफ वकील हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस भी लड़ रहे हैं, नईम पंजोता साहब। बहुत शुक्रिया आपका नईम हैदर पंजोता साहब, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया है। साबिक अटॉर्नी जनरल जहांगीर जदून साहब ने, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर सिर्फ नईम साहब हैं हमारे साथ, ठीक है। नईम साहब, मैं आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि पीटीआई के लिए मुश्किलात तो हैं ही, अब अगला लाहेअमल क्या होगा? एक और दूसरा, क्या पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो उस हुक्म के ऊपर अमल करे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़त जी। मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि बिल्कुल जी कल तक फैसला करना चाहिए। और कितनी ही अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के हवाले से मामला जो है वो लटकाया गया है और कल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की आखिरी डेट है। तो दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी जमातों के लिए मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल है, रेड कारपेट बिछाए गए हैं, सिर्फ सख्तियां रोकते हैं, लोगों को गिरफ्तार, लोगों को अगवा, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के ऊपर सख्ती, तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदों को अगवा, और ये सारी कार्रवाई सिर्फ पीटीआई के लिए। आज भी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है जबरदस्ती उठा के, आज भी लोगों के पेपर छीने जा रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के फार्म हाउस तोड़े जा रहे हैं। आपने देखा कि उस्मान डार साहब के घर जिस तरह उनकी वालदा के साथ पुलिस एहलकारों ने जो है रवैया किया, वो पूरी कौम के सामने है। तो बहाना ये बनाते हैं जनाब के वहां पर इश्तिहारी तो नवाज शरीफ साहब भी थे, क्या वहां पर भी इसी तरह से दरवाजे तोड़े गए थे? क्या वहां भी उनको इसी तरह से जो है वो उनकी वालदा के साथ सलूक किया गया था? बात यह है कि एक मुल्क के अंदर दो कानून नहीं होने चाहिए। हम किसी को नहीं कहते कि किसी के साथ ऐसा सलूक हो, लेकिन ये जो मुल्क के अंदर चल रहा है ये जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। मैं अगर बताऊं तो इफ्तिखार गोंदा साहब, उनको उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, और कल जो है इधर नूर हयात कलियार साहब हैं साहिवाल से, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। सरगोदा में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ तहसीलों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में यही DROs और ROs जो लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यही जलसों के अंदर पानी छोड़ रहे हैं, यही नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ले नहीं रहे। फार्म को लेकर निकलता है, फौरन कॉल कर दी जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा आ गया, भाई पकड़ लो। SHO साहब पकड़ लेते हैं, DSP साहब पकड़ लेते हैं, बुकला की गिरफ्तारियां हो रही हैं, बुकला के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कल खुशाब के अंदर भी हमारे एक वकील दोस्त हैं, उसके घर में छापे मारे गए हैं और फिर उन्होंने सुबह करारदाद पेश की है। इसी तरह से शौकत बसरा साहब के जो है वो अटॉर्नी उन्होंने दिया था, बुकला के जरिए दरखास्त देना चाहते थे, तो बुकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज भी सरगोदा के अंदर शफकत अमान साहब गए हैं पेपर जमा करवाने के लिए, तो जो RO साहब हैं जो इन्होंने लगाए हैं जनाब इलेक्शन कमिश्नर ने, और इसकी मोड़ सबत की है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इनका काम है। क्या ये इनका काम है कि मुल्क के अंदर धांधली करवाई जाए और इलेक्शन होने से पहले ही ऐसा प्रोसेस किया जाए जिसको कोई ना माने कि ये इलेक्शन जो है ये फ्री होने की तरफ जा रहे हैं? ऐसे इलेक्शन का फिर क्या फायदा? आपने मुल्क का पैसा ऐसे ही लगाना है, मुल्क के फंड्स लगाने हैं, सारा प्रोसेस करना है। अगर किसी को वैसे ही आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर दें। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों को जो है वो पार्टिसिपेशन करने का मौका भी ना दें और फिर उधर बैठकर ये कहें कि तमाम जमातों को लेवल प्ले फील्ड ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहां पर आईनी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं? इमरान खान साहब से पेपर साइन करवाने के लिए वकील जाते हैं, 7 घंटे वहां पर उन्हें बिठाया जाता है और 7 घंटे के बाद पेपर साइन होते हैं। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब से वकील साइन करवाने के लिए जाते हैं, 2 से रोक दिया जाता है, पेपर छीन लिए जाते हैं। और बुकला ने अगर मशवरा करना है चेयरमैन PTI से, इमरान खान साहब से, तो वो भी मशवरा करने की भी इजाजत नहीं है। तो कहां पर आप देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की सरबराह और सबसे बड़ी पार्टी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो सब कुछ आपके साथ आप कह रहे हैं कि हो रहा है पंजोता साहब, मुझे बताएं ये हो चुका, अब बात है आगे की। आपका आगे का लाहे-अमल क्या है? आपको अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? क्योंकि अभी भी फिलहाल सिचुएशन क्लियर नहीं है। आपके 60 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस ने अदालत से राब्ता कर लिया, वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या होगा? लग तो यही रहा है कि आपकी पार्टी इलेक्शन के दिनों में शायद उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेगी
कि वो इलेक्शन मोड में हो? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, और यहाँ पर इन्हें पता है कि अब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का टाइम आ गया है, तो ये पहले ही पुलिस पहुंच गई है, ऊपर से फोन आते हैं और वो एहलकार जाते हैं कि हमें वारंट चाहिए ताकि हमने लोगों को उठाना है, उनको गिरफ्तार करना है। तो आगे लायामल ये अपनाया जा रहा है कि कोई पेपर लेकर जाता है तो वो कहा जाता है कि जी ये बंदा तो इश्तिहारी है, तो हम इसके पेपर एक्सेप्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नहीं मौजूद सर, हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन नहीं समझे आप, तो मैं दोबारा अर्ज कर हैं देता वो हूँ। एक्सेप्ट सर, करने से व्हाट इनकार नहीं आर कर यू सकते गोइंग टू डू और नाउ? पेपर वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर साफ और शफाफ जो आपने सवाल किया है कि आगे लायामल क्या है, देखिए हमारा काम है अदालतों से रिव्यू करना, हमारा काम है इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं उससे रिव्यू करना, हमारा काम है वजीर आजम को जनाब बार कराना, तो वो हम बार करवा रहे हैं। हमने आज भी पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के साफ एंड शफाफ इलेक्शन करवाए जाए, और उसके साथ ये भी कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें फील्ड में जाने की इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बारहा याद दहानी करवाई गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हैं और सिर्फ एक जमात को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिर्फ पीटीआई जो है वो निशाना है। जलसों में गोलियां चल रही हैं, डीआरओ जो है ये पानी छोड़ रहे हैं जलसों के अंदर, तो ये नजर नहीं आ रहा किसी को। आंखें बंद करके वही लोग बैठ सकते हैं जो फायदा लेने वाले हैं। तो फायदा क्योंकि नून लीग ले रही है, तो आज भी मैं ताड़ साहब के साथ बैठा हुआ हूं तो वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? क्या कोई दिल के ऊपर हाथ रख कर ये कह सकता है? हाँ, जिस वक्त वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हो रहा साथ मुशाबत देते हैं कि 18 में हमारे साथ भी हुआ है तो लिहाजा यहाँ भी होना चाहिए। देखें 18 में इमरान खान साहब ने अब एक और इशू पे, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रहा हूं तमाम इशूज आपसे डिस्कस हो जाएं। दूसरा मुझे बताएं, फैसला महफूज हो चुका हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास, अदालत ने कह दिया हुआ है, फैसला अगर दोबारा आपके खिलाफ आता है, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप वकील भी है ना सर, कानून क्या कहता है? अगर आपको क्या आपके पास इतना वक्त होगा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवा सके? देखिए इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से अगर फैसला आएगा तो उसे चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अगर टाइम की बात है तो वो तो टाइम बहुत जानबूझकर लेट किया गया सिर्फ फाइट करने के लिए। इमरान खान साहब को इसी वजह से अंदर डाला गया, इसी वजह से केसेस बनाए गए, इसी वजह से पीटीआई को क्रैश किया गया कि एक लाडले को लाना है, और वही एक साजिश जो की गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए ये सारी कार्रवाइयां जारी हैं। और इलेक्शन की अगर बात की जाए तो हमने बिल्कुल आइन के मुताबिक करवाए। इससे पहले जितनी जमातें हैं वो बताएं कि उन्होंने अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए हैं, तो बताएं कहां पर उन्होंने शेड्यूल दिया, कहां पर उन्होंने तारीख दी, कहां पर उन्होंने वेन्यू को बताया, कहां पर उन्होंने मरूसी सियासत को जो है वो फॉलो नहीं किया। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने 2022 के अंदर भी ठीक इलेक्शंस करवाए, 2023 के अंदर भी दोबारा कहा गया, हमने वेन्यू भी बताया, डेट भी बताई, जगह बताई, सारा कुछ किया और पेपर्स जमा करवाए। मसला क्या है? कहते हैं जी कि ये डेट लिखी हुई है जी, डेट के नीचे साइन है, ये डेट के नीचे साइन नहीं होने चाहिए थे, थोड़े से साइड पर होने चाहिए थे। इस तरह के एतराजात हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये एक साजिश है जिसके तहत सिर्फ पीटीआई को साइड पर करने के लिए अच्छा, ये प्लान अब एक और सिनारियो पंजोता साहब डिस्कस करते हैं। अगर आपसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, उस सिलसिले में कानून क्या कहता है? वो मतलब फिर क्या होगा? क्या आपको नया निशान अलॉट होगा, उससे जाएंगे, आजाद उम्मीदवार होंगे आपके, तब क्या होगा? देखिए हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि तमाम जमातों के साथ एक जैसा सलूक हो। बल्ले का निशान अगर लेते हैं या कोई इस तरफ जाते हैं तो बिल्कुल हम इसकी पहले से मजम्मत करते हैं और उस फैसले को हम फिर चैलेंज करेंगे जो भी फैसला आता है। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि फील्ड दी जाए, मुल्क के अंदर जो है आवाम को वोट का हक दिया जाए, किसी जमात के ऊपर पाबंदी या किसी को साइड पर करना ये जमहूरियत के ऊपर हमला है। पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है कि हम अपने मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा रहे। मैं अगेन सर, कानून क्या कहता है इस सिलसिले में पंजोता साहब? बल्ले का निशान आपसे वापस ले लिया जाता है, आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, तब कानून क्या कहता है? देखिए निशान बल्ले का वापस लेते हैं, कोई और देते हैं या किस तरह से वो फैसला देते हैं वो डिपेंड करेगा। लेकिन इलेक्शन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है, अपने उम्मीदवार जो हैं उनके तैयार हैं, लेकिन उम्मीदवारों को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनको फोन कॉल्स दी जा रही हैं। और कानून और आइन की बात तो आप तब करें ना कि मुल्क के अंदर कानून और आइन फॉलो हो रहा हो। जब मुल्क के अंदर ना कानून है ना आइन है तो फिर आप क्या बात करेंगे? सर बिल्कुल एग्जैक्टली एक इल्जाम जो पीटीआई पे लगता है वो डस्का इलेक्शंस का, आपको याद होगा जब धुन का कह के जो है वो बैलेट बॉक्सेस आगे पीछे हो गए थे, बैलेट बॉक्सेस बल्कि गायब हो गए थे। तो सर ये रिवायत तो बहुत पुरानी है और ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के दौर में भी इस रिवायत का एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो कायम की गई थी। आपको नहीं लगता कि सर कि ये कैसी गंगा है जिसमें सबने हाथ धोए? देखिए मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि 2018 के अंदर जो इलेक्शन जो है वो करवाए गए, उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें दी गई
और उसके ऊपर रात को उम्मीदवार हमारे जीतते हुए थे, सुबह वो हार गए। और अगर बात की जाए तो किसी ने क्या दरख्वास्त दी थी कि इस हल्के के अंदर जो है वो धांधली हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे से इनकार किया, खान साहब ने कहा कि ये हल्का नहीं खुलवाना। हाँ, खान साहब ने 2013 में जरूर कहा था कि इन हल्कों में धांधली हुई, वो हल्के नहीं खुलवाए गए थे। और पीटीआई को सिर्फ वाज़ अक्सरियत जो है वो लेने के लिए, एक ना लेने के लिए एक साजिश की गई कि इत्तेहादियों का साथ होगा, फिर अपनी मर्जी से हुकूमत चलवाएंगे, फिर उनको हटवाएंगे, फिर खान साहब को हटाने के लिए एक हमारे पास रास्ता मौजूद होगा, और वही उन्होंने एग्जीक्यूट किया। अब अगर बात की जाए कि किसी हल्के के अंदर धांधली उस वक्त हुई है, तो पहले तो इन्हें चाहिए था कि वहां पर चैलेंज करें, वहां पर किसी जगह के ऊपर जाते। हम बिल्कुल किसी जगह पे धांधली हुई है तो हम अब भी तैयार हैं, जाएं। हम तो नहीं कहेंगे कि कोई धांधली, लेकिन ये कह देना कि कोई हल्का सियालकोट का उसके अंदर धांधली हुई है तो पूरे पाकिस्तान में धांधली की जाए, ये भाईजान कहाँ का जवाब है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम पंजोता साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाजरीन, और वक्फे के बाद जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है जहांगीर जदून साहब। ये बताइएगा, क्या पेशावर हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन उस हुक्म का पाबंद होगा? देखें, आज जो उनका केस था पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी हम इस पे कोई मेरिट पे डिसीजन नहीं पास कर सकते क्योंकि मैटर पेंडिंग है। असल में इन्होंने प्री मेच्योर पिटीशन कर दी थी। अभी जब ये कोई फैसला आएगा तो फिर इनकी पिटीशन बनेगी हाई कोर्ट के, जो भी जुरिस्डिक्शन होगी इनकी, जिधर चाहेंगे पूरे पेशावर में इधर भी करते हैं। अभी तो प्री मेच्योर था, अभी तो ये कि इनका फैसला महफूज था तो उनको डायरेक्शन दे दिए कि आप इनका फैसला करें। तो कल अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है और क्या डायरेक्शन जो है उन्होंने यही दी है कि कल आप इसका फैसला करें, मेरिट पे करें, कानून के मुताबिक। अब देखते हैं कल क्या फैसला आता है। ठीक है, देखें आज जो अच्छा ये बताइएगा सर कि इस हवाले से इनका जो अपना मामला है कि सेशन कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद होने की, जो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी, वो उन्होंने क्यों नहीं टेकअप की है अभी तक? डेफिनेटली फिर ये हाई कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे जी हमने तो इलेक्शन करा दिया था, तो अब इन्होंने कलअदम करार दे दिया है। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट उसका उनका केस मेरिट पे सुनेगी कि आया इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो बार बार कलअदम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फिर वो सारा चैप्टर हाई कोर्ट के सामने खुलेगा। तो फिर हाई कोर्ट को अपना फैसला देगी कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो मेरिट पे है या इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है वो मेरिट पे नहीं बनता। फिर डेफिनेटली हाई कोर्ट में इनको जो भी केस सुनेंगी और उसका ऑर्डर भी आएगा। अच्छा जहांगीर साहब, अब दूसरी जानिब हुआ ये है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मतलब उनकी जो नाअहली का फैसला था वो बरकरार रखा गया है। इनके पास अब मजीद कानूनी ऑप्शंस क्या है? क्या कोई इनके पास लीगल रेमेडी है मजीद? ये देखें, जब इनका ये फैसला है तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो सजा थी, जो कन्वेक्शन के अंदर जो पनिशमेंट हुई थी, वो उन्होंने सस्पेंड करा दी। अभी इनका दूसरा जो रिलीफ था वो था कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड कर दें। हालांकि अगर ये चाहते तो पूरी अपील का डिसीजन होता कि इनकी अपील एक्सेप्ट होती है या वो इनकी अपील जो है वो डिसमिस करते हैं या केस दोबारा रिमांड करते हैं। तो उस तरह का कोई इशू नहीं बन सका, बल्कि इन्होंने कहा जी कन्विक्शन आप सेटिसाइड कर दें। तो ऑब्वियसली अगर कन्विक्शन सेटिसाइड होती तो फिर वो इनका इलेक्शन का जो रास्ता था ना काफ़ी हद तक हमवार हो जाता। फिर कोई ऐसी रुकावट नहीं थी कि वो इनको इलेक्शन के पेपर सबमिट करने में या कोई डिस्क्वालिफिकेशन जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है उस पर इनको को रोका जा सकता था, क्योंकि बेस ही खत्म हो जाती। तो वो हाई कोर्ट ने दरवाज़ा अभी फिलहाल बंद कर दिया कि अभी ये इलेक्शन जो है ना, अभी जो इनके पेपर सबमिशन है इस पे वो ये एतराज़ ज़रूर लगाने, हो सकता है सबमिट भी करें लेकिन वो एतराज़ लगा देंगे जी आप जो है हम आपके पेपर क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कन्विक्शन होल्ड हो चुकी है हाई कोर्ट से भी और 5 साल के लिए जो है वो आप यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास अब कोई लीगल रेमेडी नहीं है, कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता। बस इनका अभी तो इलेक्शन के हवाले से तो नजर नहीं आ रही कोई, लेकिन ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उधर भी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर वो 184 इसके अंदर अपील करते हैं इसकी, तो वो टाइम लगेगा जो भी। तो अभी फिलहाल तो कोई रास्ता है इनके लिए इमीडिएट नजर नहीं आ रहा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इनको रिलीफ दे दे तो उसमें अच्छा, तहरीक इंसाफ ने अदालत में एक और दरख्वास्त भी दी है जदून साहब के, इनके लोगों को हरासा किया जा रहा है, नॉमिनेशन पेपर्स नहीं इनके एक्सेप्ट हो रहे या करने नहीं दिए जा रहे। क्या ऐसी कोई दरख्वास्त अदालत एंटरटेन कर सकती है? मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन नहीं एक्सेप्ट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि
सबसे पहले इनको ये वाली पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास करनी चाहिए थी, या अपना जो भी रिटर्निंग अफसर है जो अगर ज़ाहिर है कोई अगर किसी से पेपर छीने हैं वो दोबारा सबमिट करता है या उसको कोई फोर्सफुली नहीं करने जाता, तो उसका सबसे पहला जो रेलेवेंट फोरम है वो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो है। अगर कोई वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहा है अंडर द इलेक्शन एक्ट, जो ही उनकी नोटिफिकेशन होता है तो दे कम डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, तो वो एक किस्म का इलेक्शन कमीशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो उनकी कोई दाद रसी नहीं होती तो उसके बाद डेफिनेटली इनके पास फिर हाई कोर्ट का भी फोरम है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी। तो अगर अभी ये पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, ये असल में मेरे ख्याल में इनका जो बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है कि ये बताना चाहते हैं जी कि हमने चीफ जस्टिस को बताया था जी कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे फेयर या ये वो है, तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। एक किस्म का मतलब ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को डिसक्रेडिट तो मेरे ख्याल में ये करना चाहते हैं कि जी आप अब देखें ना, अगर आपके पास हाई कोर्ट में रेमेडी ठीक है, हाई कोर्ट में आपको रिलीफ नहीं मिलता या आप उन पे आप यकीन नहीं करते, तो चैनल तो आपको वही इस्तेमाल करने पड़ेगा जो लीगली है। तो ये मेरी नज़र में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये इंटरटेन न करे और वो कह दिया आप जाके नीचे जो रेलिवेंट फोरम है उस पर ये बात करें कि आपको इलेक्शन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाना ये जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर वो नहीं करता इलेक्शन कमीशन तो ड्यूटी या तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कह सकती है कि आप अपनी जो ड्यूटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के निशाने पर है और यह कोई ढकी छुपी बात हरगिज नहीं। भारत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हो या फिर भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव, दोनों बबांग दहल बलोचिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने और बलोचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क चलाने का इंकशाफ कर चुके हैं और यह सिलसिला दहाइयों से जारी है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों में 3000 से जायद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बलूचिस्तान के 5000 के करीब आम शहरियों को शहीद किया गया। यही नहीं, 2000 से जायद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। CTD बलूचिस्तान के मुताबिक रवां साल कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी और कालादम बलोच लिबरेशन फ्रंट ने सिर्फ तुर्बत में 158 दहशतगर्द कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों में 66 अफराद शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। इन तमाम वारदातों के पीछे भारत का हाथ किसी से ढका छुपा नहीं है। यही इंकशाफ गुज़िश्ता रोज निगरान सूबाई वजीर जान अचकजई के हमरा कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BNA के साबिक कमांडर सरफराज मंगलजई भी कर चुके हैं। मंगलजई के मुताबिक भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है, अपने मज़मूम मकासद के लिए खवातीन का इस्तेमाल तक किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अलहदगी पसंद कमांडर सरफराज मंगलजई ने 70 साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया था। निगरान वजीर आजम नवाब काकड़ की जानिब से बलोच अलहदगी पसंदों के इस इकदाम को भरपूर सराहा गया। गुज़िश्ता रोज ट्वीट करते हुए निगरान वजीर आजम ने कहा, कौमी धारे में शमूलियत के जरिए अमन को अपनाना हमारी रियासत और इदारों की पॉलिसी है, जिसके जरिए पाकिस्तान में हम आहंगी को फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल भारत की दहशतगर्दी का मुकाबला करने और बलोच नौजवानों को भारत का आसान हदफ बनाने से रोकने के लिए कोशां है। जाना अचकजई ने इस हवाले से क्या कहा, ये सुनिए। पहली काविश के तौर पे गुलजार इमाम शंबे ने मुज़ाकराती रास्ता बखूबी इख्तियार किया और इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि नाराज बलोच भाइयों और बहनों के मसाइल के पुरअमन हल के लिए कोशिश की जाए और एक बार फिर सदा के दिल से कौमी दहारे में शामिल होने का मौका दिया जाए। भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। नाज़रीन, जान अचकजई की गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल बलोच अस्करियत पसंदों के अहम तरीन कमांडर गुलजार शंबे भी हथियार डालकर भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फरोग की कोशिशों का इंकशाफ कर चुके। तकलीफदे तजुर्बे के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था, क्योंकि मुसल्लह जंग से बलूचिस्तान के मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद गंभीर होते चले जा रहे थे। इसकी बड़ी वजह एक ये है कि कुछ महसूस ताकतें
बलूच को सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा मैं अपने दोस्तों से जो मुसल्लह जंग में मसरूफ़ अमल है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो आपसी का रास्ता अपनाएं ताकि हम बातचीत, मंतक़ और दलाइल से बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करें रियासत के साथ। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां और दहशतगर्दों को सपोर्ट करना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नाज़रीन, भारतीय कौमी सलामती के मशीर खुल्लम खुल्ला इस बात का इज़हार भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना और अलहदगी पसंदों को फ़रोग देना उनकी हिकमत अमली का हिस्सा। नाज़रीन, ये वो तमाम सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान को सामना है, बलूचिस्तान को सामना है। इस बात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर हम देख रहे हैं कि वो अलहदगी पसंद, वो इंसर्जेंट्स, वो लोग जो कि रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे थे वो कौमी धारे में आ रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इसको और भारत की कोशिश को नाकाम होता कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, सबका पाकिस्तान नाज़रीन का इस्लाम। और जहाँ तक कहते हैं जो सरफराज गई ने जो वेपन्स ले किए अपने 70 में विचारों के साथ जो उसके साथ साथी थे उदारों के थे, इन नहायत खुशाइंद है पाकिस्तान में हर तरह के एक्टिविटीज के लिए, स्पेशली इस्लामिक एक्टिविटीज हैं। अभी जैसा आपका सवाल है कि ये क्यों कर हो रहा है, तो सबसे पहले तो जैसे गुजार में शंबे ने जो कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का जो हेड था उसने अपने आप को सरेंडर किया और उसको अच्छी तरह मालूम था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसके साथ अच्छा व्यवहार किए, क्योंकि मजीद वो रॉ के हाथों अपने नौजवानों को मरवाने के हक में नहीं था। उसी का भी स्टेट का अच्छा बिहेवियर था, उसके सलूक था, उसी को देखते हुए गुजार में शंबे के बाद सरफराज मलिक ने उसको टेक ओवर किया बलूचिस्तान। अच्छा सर, तो बताइए क्या हमने भारत का नेटवर्क भी तोड़ दिया है या ये सिर्फ ये अपने तय हो रहा है? क्या हम मुकम्मल तौर पे भारत का जो नेटवर्क बलूचिस्तान में था उसको तोड़ने में भी कामयाब हुए? देखिए, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ अगर मैं कहूँ कि 100% ने उसको सरपास कर लिया है। ऐसा नहीं, अभी काफी सारा कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग या वहाँ के सरदारों के असर रसूख में रहते हैं, तो वहाँ से इस तरह की चीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक नैरेटिव है जो पिछले 75 सालों में वहाँ पे बनाया गया, और पिछले 70s में जब इंसर्जेंसी के खिलाफ वहाँ पे ऑपरेशन किया गया तो लोगों को काफी इस पर रिजर्वेशन थी, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं हुई स्टेट की तरफ से जैसे कि होनी चाहिए थी। लेकिन एक्टिविस्ट होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि वहाँ पे जैसे बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का जो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि बेसिकली इंसर्जेंसी को लीड कर रही थी, और ब्रामदास मुफ्ती जैसे लीडर जो दूसरे यूरोपियन ममालिक में स्पेशली जेनेवा में पनाह लेके एक एजेंसी की जिंदगी गुजारे थे और यहाँ पे एक नैरेटिव लेके चल रहे थे, और मैं समझता हूँ कि अब सोशल मीडिया और दूसरे जो ऑन ग्राउंड चीजें होती हैं लोगों को नजर आई हैं, तो काफी सारे स्टेट के हक में वहाँ पे एक नैरेटिव गया, जिसकी वजह से वहाँ की माओ ने, वहाँ की औरतों ने, बहनों ने, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मिल के इस बात का इरादा किया कि स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए। कब तक इन बेकारे हुए लोगों की तरह पहाड़ों पे जाएंगे और स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि स्टेट की ताकतवर तो कोई हो नहीं सकता। तो बाकी तीनों सूबे हमारे इंक्लूडिंग आपके जेबी और जो आपके कश्मीर है, वहाँ तरक्की की हालत देखिए, और बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद जो पसमानदगी में है, तो वहाँ की जब चीजें बेहतरी बाकी सूबों में होगी तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो इस किस्म के स्टेज बढ़ाए गए, और जैसे मैं कह रहा था कि ऐसे ही अच्छी के प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ज़राअत और दूसरी चीजों के सामने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, तो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो आपकी मिनरल्स हैं उसके एक्सप्लोरेशन के ऊपर बहुत जोर दिया। अब लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को पता है कि ये सब चीजें उन सरदारों के हाथों में नहीं जानी चाहिए, लोकल के हाथ में आनी चाहिए, और वहीं पे आपका सीपैक भी चल रहा है। तो सीपैक जब चलेगा और वहाँ से मिनरल्स एक्सप्लोर होंगी तो आपकी मईशत कभी चलेगा। मेजर स्टेक आपके नौजवान जो बलूचिस्तान के हैं वो होंगे, तो ये तमाम चीजें लोगों ने, वहाँ के नौजवानों ने एक्सेस किया, उसको देखा, एनालाइज किया, इसलिए वो स्टेट के साथ खड़े हुए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट। अच्छा सर, तो ये बताइए कि पाकिस्तान में हमने बलूचिस्तान के हालात पर तो काबू पाया, लेकिन पाकिस्तान में जो ओवरऑल दहशतगर्दी है वो क्यों बढ़ी है? आप क्या देखते हैं? क्या ये कोशिश वेस्टर्न फ्रंट से की गई पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी बढ़ाने के लिए, या बड़ा ईस्टर्न फ्रंट इसका रिस्पॉन्सिबल? जी, इस बात में मेरे को सवाल पूछा कि क्या हालिया दिनों में वहाँ पे चीजें क्या इम्प्रूवमेंट की तरफ चली गई है? जी, तो जी। जो आपने कहा कि हालिया दहशतगर्दी की लहर भी आई है, तो मैं उस सिलसिले में आपको बताऊं कि वहाँ जो अफगानिस्तान के अंदर बुरी गवर्नमेंट है, बेसिकली वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उससे एफिलिएटेड दूसरी जो जमातें हैं, लाइक पाकिस्तान तहरीके जहाद के नाम से भी एक है,
जो कि पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली उनकी वजह से है कि बलूचिस्तान में और फाटा में और डीएकान में जिस तरह अटैक्स हुए हैं तो उनकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया पे एक किस्म का प्रेशर डलवाना चाहते हैं ताकि उनको उनकी जो है वहाँ पे हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को बनाया जा सके। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान के खास करके ताल्लुक है, तो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की तहरीकें जरूर चल रही हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एक मिसाल है कि आपको जो बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल के नाम से एक लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, तो उसको आप देखेंगे इसी तरह से जैसे फाटा के अंदर पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी, जब आपने वहाँ पे ऑपरेशन जो है निजात किया था और इस तरह के दूसरे ऑपरेशन ताकि वहाँ पे अमन लाया जा सके। तो अभी ये एक बनाच मानी दहशतगर्द था जो कि मुकाबले में मारा गया, तो उसके लिए एक मिसिंग पर्सन के नेगेटिव को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आज तो हमने ये डीजी खान वो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और जो दीगर ममालिक वेस्टर्न ममालिक से एक मुतालबा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले। तो ये तमाम वो चीजें जो बेसिकली फंडेड हैं, रॉ से फंडेड है। बनास एक मुस्तनद किस्म का दहशतगर्द था जिसने नोरा लाई में और दूसरे इस तरह के जो तुर्बत के इलाके में जो है वहाँ पे अटैक किए थे, पसनी के इलाके में उसी की इंफॉर्मेशन पे गए थे और वहाँ पे वो मारा गया। ये तमाम चीजें बेसिकली अपने रॉ ने एक किस्म का फंडिंग कर रखी है इनको और एंटी पाकिस्तान नेरेटिव लेके चल रहे हैं जो स्टेट के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट को जहाँ पे बाकी जैसे सबको ऑफर किए कि हमारे मेन धारे में के मिले, सोसाइटी में मिले, आके इनको भी ऑफर की गई है, लेकिन अभी तक इन्होंने माना नहीं। लेकिन इनकी सही मानों में इंटेंशन का पता चल रहा है कि दुश्मन के नेरेटिव को ये बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेट को इनको यहीं पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए इससे पहले कि ये इस्लामाबाद पहुंचे और वहाँ पे आके पाकिस्तान की जो इकनॉमी है ये उसकी शोहरत के नुकसान पहुंचाए। तो ये तमाम फंडेड चीजें इंशाअल्लाह हमारी स्टेट इसको देख रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस पर अमल कर रही है। तो जहाँ पे लोगों को अपनी सीने से लगा रहे हैं, इस तरह के लोग जो पाकिस्तान की बदनामी का बरेट बनेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते। हाज़िर नाज़रीन, पंजाब और बिलखसूस लाहौर से बच्चियों के अगवा को लेकर इंतहाई होशरुबा और दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इंकशाफात का यह नया सिलसिला शेखुपुरा से गुम होने वाली लड़की अलीशा की तलाश के बाद सामने आया। शेखुपुरा पुलिस के तर्जुमान वाजिद अब्बास ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अलीशा की वालदा को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि उनकी बच्ची सिंध में है और वो 25 लाख रुपए तावान अदा करके अपनी बच्ची आज़ाद करवा सकती है। जिसके बाद अलीशा की वालदा ने 6 जून को इसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने तहकीकात के दायरा वसी किया तो लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद लाहौर से चंद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि इस गैंग का मरकजी किरदार कराची में रिहाइश पजीर लतीफ़ा बीबी नामी खातून है, जबकि इसका शौहर खान मोहम्मद भी इन वारदातों में मुलव्विस है। पुलिस के मुताबिक लतीफ़ा बीबी कराची से लाहौर में 6 लोगों से राबते में रहती, 3 खवातीन और 3 मर्द लाहौर में कार्रवाइयाँ करते हैं। ये 6 लोग मुख्तलिफ लड़कियों के पास जाते हैं और इनको कायल करते हैं कि वो इनकी शादी करवा दें या इनको किसी अच्छी जगह काम दिलवा दिया जाए। वो फिर इन सबको लाहौर से सिंध के कच्चे के इलाके में मुंतकिल कर देते हैं। शेखुपुरा पुलिस के मुताबिक लड़की अलीशा को भी सिंध में 20,000 रुपए के एवज फरोख्त किया गया। शेखुपुरा पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की मदद से मंसूबा तैयार किया और अपनी ही कांस्टेबल को नए शिकार के तौर पर लतीफ़ा बीबी को पेश किया, जो फौरी इसको खरीदने पर तैयार हो गई। पुलिस एहलकार और मुल्जिम जब लेडी कांस्टेबल को लेकर सिंध में कच्चे के इलाके पहुंचे तो लतीफ़ा बीबी और इसके शौहर को गिरफ्तार करके अलीशा को बरामद करवा लिया गया। बात यहां खत्म नहीं होती। लतीफ़ा बीबी ही की गिरफ्तारी और मगवी लड़की अलीशा की बरामदगी के बाद सामने आने वाले इंकशाफात दिल दहला देने वाले थे। लड़की को लाहौर से सिंध पहुंचाते हुए मुल्जिमान की जानिब से बारहा जिनसी ज्यादती का सामना करना पड़ा। हत्ता कि लतीफ़ा बीबी का शौहर भी लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहा था। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक लतीफ़ा बीबी ने पुलिस को बताया कि इसने अब तक 500 के करीब लड़कियों को लाहौर से बहलाकर अगवा किया और सिंध के कच्चे के इलाके में फरोख्त किया। पुलिस की जानिब से अब तक इस केस में 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। इससे कबल 2022 में सरगोधा से अगवा होने वाली लड़की के केस में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए थे, इसके मुताबिक 2017 से 22 तक
40,000 से ज्यादा लड़कियों को पंजाब से अगवा किया गया, जिसमें उस वक्त के 3500 से ज्यादा खवातीन लापता थी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुतल्लिका DSP मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहम्मद नवाज साहब, ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह हुआ, किस तरह आप इस तक पहुंचे, इस खातून का आपको किस तरह पता चला सर? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें सब तो पहली बात तो ये है कि ये एक नामालूम केस है। FIR हमने रजिस्टर की। अच्छा, एक 14 साल की बच्ची है जो अगवा हो गई है। जब उस पे IT के थ्रू वर्क किया तो ये पता चला कि ये दाता दरबार तक पहुंचे हैं। अच्छा। 3-4 माह तो हम इधर उधर ही इस पे काम करते रहे, कोई क्लू नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला के फजल से जब भी इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है तो कामयाब हो जाता है। तो उसमें हमें एक क्लू मिल गया, जिस पे हम काम करते हुए गैंग को ट्रेस किया, जो पाकपतन से ट्रेस हुआ। वहां से अरेस्ट करके दाता दरबार लाए, यहाँ पे नूरी बुरी दरबार है, यहाँ तक उनकी कड़ियां आई। फिर यहाँ से ये गैंग सिंध चला जाता है। सिंध में जाकर जो इनकी मेन हेड है उस तक पहुंचते हैं। फिर इन लोगों को इसी दौरान कॉल्स भी आती हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, 25 लाख दे दें तो हम आपकी बच्ची जो है ना वो छोड़ देंगे। और इसमें जो खास बात है वो ये थी कि ये बिल्कुल ही एक गरीब फैमिली की बच्ची थी, जिनके पीछे ना कोई सिफारिश थी, ना कोई इनका कोई रिश्तेदारी थी, ना ये बेचारे खुद दौड़ सकते थे। ये डिस्ट्रिक्ट कमांड ने, DPO साहब ने, RPO साहब ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर हर बच्ची को अपनी बच्ची समझते हुए हमने इस पे काम किया। और अल्लाह ताला के फजल से हमारी टीम ने, हमने इसमें पूरी मेहनत की है तो हमें कामयाबी अल्लाह ताला ने नसीब की है। ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, इसके साथ और बहुत सारी बच्चियां। जो मेन इसमें किरदार है वो लतीफ़ा बीबी। जब उसको इंटेरोगेट किया गया तो वो बताती है कि जी मुझे नहीं याद कि पूरे पाकिस्तान से कितनी बच्चियां आई और मैंने उनको आगे किस किस बंदे तक भेज दिया। सिंध में ये इनका जो कि सक्खर में इनका हेडक्वार्टर है, वहीं से ये ऑपरेट करते हैं। और वहां से बड़ी मुश्किल से ये कच्चे के इलाके में घूम फिर कर हमारी टीम ने इस बच्ची को रिकवर किया और अल्लाह ताला के फजल से हम कामयाब हुए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, आपने खुद भी कहा कि इतनी तादाद है लड़कियों की, इसको खुद भी याद नहीं। ये जो बताया जा रहा है कि 500 के करीब लड़कियां को जिनको अगवा किया गया, लाहौर से सिंध भेजा गया, इसमें कितनी सदाकत है? इसने ये इंकशाफात तो एग्जैक्ट फिगर तो इसको याद नहीं है। इसको ये है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बच्चियां बेच दी हैं। इस बच्ची को ट्रेस करने के लिए हमें कुछ 70 के करीब इन्होंने जो तस्वीर हैं वो दिखाई हैं कि ये बच्ची है, ये बच्ची है। जब ये वो असल एक्चुअल तस्वीर तक पहुंचे तो उसको आइडेंटिफाई उसकी वालदा के थ्रू करवाया कि यही बच्ची है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। पुलिस के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक उन्होंने जो सरगोधा की लड़की है, इसका नाम है, अच्छा ठीक है, हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। शिराज साहब, सर ये बताइएगा, ये तो बहुत बड़ी, बहुत ग्रैंड एक वारदात है जो कि इतने अरसे से चल रही थी। हैरानी इस बात पे है कि ये जो बच्ची, एक अभी बच्ची जो बरामद की गई है, इसके बाद पूरा मामला खुला। क्या इतनी बच्चियां पंजाब से सिंध जा रही थी? क्या कभी किसी ने पहले शिकायत नहीं की? कभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? इसको क्या हो रहा है ये? अली, ये बड़ी बहुत ही अहम टॉपिक है। जिस तरह आप सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो इसमें जरा मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। इसका पहले तरीकाकार जान लेते हैं कि ये ग्रोह जो है वो कानून से बचता कैसे है, अगवा कैसे करते हैं, कैसे लेकर जाते हैं और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल करते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अब जो बच्चियां इस तरह की दाता दरबार या उसके गिरदोनवा में जो दरबारों पर घरों से लड़कर आ जाती हैं या अपने माँ बाप से रूट कर वहाँ पे पहुँचती हैं, वहाँ पर एक ग्रोह है, वो औरतों का एक ग्रोह है जो उनको अपनी बेटी बनाकर ये कहता है कि हम आपको आपके घर पहुंचाएंगे और वर्गला कर उनको ऐसी जगह पर ले जाया जाता है। मैं इस शेखुपुरा वाकया से पहले आपको ये तफसील बताता हूँ कि लाहौर में एक ग्रोह पकड़ा गया। इससे पहले भी जो साहिवाल से 200 बच्चियों का इंकशाफ हुआ। ये बड़ी सनसनीखेज बात है कि जब एक बच्ची वहाँ से बरामद की गई, वो एक एडवोकेट की बहन थी, तो उसने ये तफसील बताई कि जब वो दाता दरबार घर वालों से लड़कर पहुंची तो वहाँ एक औरत ने उसको वर्गला कर ये कहा कि आप मेरी बेटी हैं, मैं आपको लेकर जाती हूँ। तो यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि जो वहाँ पे औकाफ का दफ्तर है, अगर उनको कोई इस तरह की बच्ची मौसूल होती है तो वो पुलिस को रपड़ लिखवाते हैं। जो दाता दरबार चौकी है, जो अब थाना भी बन चुका है, वहाँ पर बाकायदा रपड़ लिखी जाती है और पुलिस वहाँ पर साइन करवाती है अगर किसी बच्ची को उसके स्पुर्द किया जाए। अब जो पहले भी गिरोह पकड़ा गया है उसमें एक कांस्टेबल था बूटा नामी, जिसने थाने में रपट लिखी कि मैं इस बच्ची को इसके घर पहुंचा चुका हूं। अब अगर बच्ची कोई पाकपतन की है या साहिवाल की है
तो उसमें पुलिस दोबारा ये चेक नहीं करती कि ये बच्ची अपने घर में गई है कि नहीं। वो सुल्तान सब इंस्पेक्टर था जो इंचार्ज था, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और बूटा कांस्टेबल को भी मुअत्तल किया गया। उस बच्ची को जो है वो वर्गलाकर वहां पे पहुंचा दिया गया। और वहां क्या किया जाता है, अब आगे जो ग्रोह है उन्होंने आगे ऐसे बंदे बिठाए होते हैं जिनके साथ झूठी मूठी का एक नकानामा बनाया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उस बच्ची को नशे पे लगा दिया जाता है, जिनको अगवा किया जाता है, फिर उनको एक ब्रॉथल हाउस तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये 200 बच्चियां पहले भी साहिवाल से बरामद हो चुकी हैं। एक साबिक एसएसपी ने उस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह की वारदातें वो पुलिस की सरपरस्ती के बगैर हो। मैं अभी डीएसपी साहब की बात सुन रहा था, लेकिन मैं उस वक्त बोल नहीं सकता था। वो कह रहे थे जी 4 महीने लग गए। एक साबिक वजीर की बेटी अपने दोस्त के साथ गुलबर्ग के इलाके से जाती है, लेकिन वो इस्लामाबाद के लिए निकलती है, लेकिन मरीद के उसको क्रॉस नहीं करने दिया जाता। तो आईजी पंजाब समेत तमाम पुलिस अफसरान हरकत में आ जाते हैं और उनको वहां पे ट्रेस करके रोक लिया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ मैं अगर आपको रवां साल की बात बताऊं तो 22,000 मुकदमात अगवा के दर्ज हो चुके हैं। अगर किसी को कानून के मुताबिक वर्गलाया जाता है तो 369, 370, 370B उस पर अप्लाई होती है। अगर किसी छोटी बच्ची को वर्गलाकर उसको नौकरी का झांसा देकर यहाँ से ले जाया जाता है तो उन पे मुकदमा दर्ज होती है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, अगर कोई बाप जाकर बताता है थाने में कि जी मेरी बच्ची अगवा हुई है, तो उसकी दरख्वास्त में अगर 21,000 मुकदमे हैं तो उसमें 18,000 में ये लिखा हुआ है कि मेरी बच्ची को कोई वर्गला कर तो जनाकारी के लिए ले गया है। अब इस तरह का अगर कोई मुलजिम पकड़ा भी जाता है तो उस एफआईआर की बेस पे उसको जो है वो सजा वो नहीं होती। यानी ये नजर आ रहा है शराज साहब कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत शामिल है और इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। शराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। गजा में शोहदा की तादाद 20,000 से भी बढ़ चुकी। गजा पर इसराइल की बमबारी अब एक बड़े पैमाने की जंग को जन्म देती नजर आ रही है। यमन के हौसी बागी हमास की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। बहिरा अहमर से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों पर हमले कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इनके खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। हौसी बागी ड्रोन और रॉकेटों से इन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते हैं जो तिजारती सामान लेकर इसराइल की तरफ जा रहे होते हैं या इसराइल से आ रहे होते हैं। हौसियों के हमले रोकने के लिए अमेरिका ने 18 दिसंबर को 10 ममालिक पर मुश्तमिल एक नई मैरीटाइम प्रोटेक्शन फोर्स बना दी है। इसमें बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, बहरीन, नॉर्वे, स्पेन और दीगर ममालिक शामिल हैं। जैसे ही अमेरिका ने यह फोर्स बनाने का ऐलान किया, साथ ही हौसियों ने भी खबरदार किया कि अगर अमेरिका पूरी दुनिया को भी मुतहरिक कर दे तो भी वो इसराइल के खिलाफ अपने हमले नहीं रोकेगा। हौसियों ने अमरीकी जंगी जहाजों पर हमलों की धमकी भी दे दी है। हौसियों के हमले की वजह से बड़ी कार्गो कंपनियां अपने जहाजों का रुख मोड़ने या इन्हें रोकने पर मजबूर हो गई हैं। इन जहाजों पर पेट्रोलियम मसनूआत और इलेक्ट्रॉनिक आलात लदे हैं। अगर इन जहाजों को बहिरा अहमर के बजाय किसी मुतबादिल रास्ते से गुजारा गया तो अखराजात बढ़ जाएंगे। इन बहरी जहाजों के सफर में 10 दिन का इजाफा हो जाएगा। जो सामान पहले 26 रोज में पहुंचता था वो 36 रोज में पहुंचा करेगा और ये जहाज जिन मसनूआत को लेकर जा रहे हैं वो महंगी हो जाएंगी। तेल की बड़ी कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पहले ही इस रास्ते से शिपिंग मुअत्तल कर दी है। नाजरीन, मेर्सिक जैसी बड़ी शिपिंग कंपनी ने भी अपनी बहरी जहाजों को इस रास्ते पर सफर से रोक दिया। दुनिया की तिजारत का 12% हिस्सा बहिरा अहमर के शिमाली सिरे पर मौजूद नहर स्विस से गुजरता। हौसी बागियों ने 19 नवंबर को एक बहरी जहाज पर हमला करके इससे कब्जे में लिया था। यह बहरी जहाज इसराइली अरबपति ताजर का था। इसके बाद हौसी बागियों ने धमकी दी थी कि वो हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे जिसका ताल्लुक इसराइल से होगा। हौसियों का कहना है कि वो ये हमले फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कर रही है। अक्टूबर से लेकर अब तक हौसी बागी यमन से 2000 किलोमीटर दूर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले कर चुके। हौसी बागियों के फायर किए गए मिसाइलों को इसराइल का दिफाई निजाम भी निशाना बना रहा है और अमरीकी बहरिया भी इन्हें तबाह कर रही है। यानी इसराइल पर हौसी बागियों के हमलों से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके साथ ही प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।